आज मैं आपसे एक बहुत बड़े और ज्वलंत विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और आपको आज के समाज में जो एक बहुत बड़ी समस्या सामने उभर के आई है, वो समस्या है नौकरियों को लेकर के कि आखिर हमारी नौकरियां कहां चली आ रही हैं और नौकरियों को वो कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आज हर किसी के जहन में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि हमें नौकरियां कैसे मिलें, क्योंकि आप देख रहे हैं बेरोजगारी इस समय चरम पर है और उस बेरोजगारी में अगर आप पड़े तो उसके चलते कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बहुत बड़ी भ्रम की और ऊहापोह की स्थिति रहती है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारे रोजगार को खा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी जहां एक और विकास के नए पथ को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं यही तकनीकी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के लिए भी उत्तरदायी है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में यह चर्चा करने वाला हूं कि कैसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहां पर दस्तक दे चुका है और कैसे हमारी नौकरियों को यह व्यापक तौर पर खाया जा रहा है। इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। आपके इस नए अनसुने और अनछुए फैक्ट्स के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आने वाले दिनों में आपसे चर्चा लेकर आ रहा हूं आपके, और ऐसे नए नए बिंदुओं पर जो आपने अन्य प्लेटफॉर्म पर अभी तक शायद नहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रसाद बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और जैसा कि मेरा विषय आपको दिखाई दे रहा है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी तकनीकी बेरोजगारी, जो एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और शायद इस विषय पर बात करने से बहुत सारे लोग हैं जो कतराते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है जहां पर हम ऐसे ही पहलुओं पर पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज से एक नए तरीके से नए अंदाज में मैं एक बहुत सारे विषयों पर ऐसे विभिन्न पहलुओं को लेकर आया हूं और आपके चहेते प्लेटफॉर्म या पढ़ाई की पंचायत पर। और हमारा टॉपिक है यानी कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जैसा कि मैं आपको शुरू करूं इस वीडियो को, आपको ये दिखाई दे रहा है आपको कैसे ये तकनीकी बेरोजगारी आज हमें परेशान कर रही है और समाज में, हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज इस तकनीकी बेरोजगारी ने हर व्यक्ति को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। वो तकनीकी जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है कैसे हमारे घर में एक घुसपैठी की तरह घुस गया है आपके। ये हर व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की और पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है। लेकिन मैं आपसे जहां एक और तकनीकी बेरोजगारी बात करूंगा, तो वहीं इसी तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा कि ये क्यों हमारे समाज के लिए आवश्यक भी हैं। तो हम दोनों पहलू बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ घुसपैठी की तरह आ चुका है और क्यों ये जरूरी है, और क्या वो पहलू हैं जिससे सामंजस्य भी बहुत जरूरी है, दोनों का साथ साथ होना भी जरूरी है। इसलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जो बात होने जा रही है आज के इस वीडियो में, मैं आपको सबसे पहले इसका परिचय कराऊंगा आपके कि ये आखिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इस पर बात करूंगा। उसके बाद बात करूंगा इसके आखिर कौन कौन से वो कारण हैं जिसके चलते ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है आपके, और इसके इंपैक्ट क्या है यानी प्रभाव क्या है। फिर मैं बात करूंगा आपसे जो केस स्टडी, मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको जिनके माध्यम से बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में आप समझ सकेंगे कि तकनीकी बेरोजगारी आखिर होती क्या है, और उसके बाद ये मिटिगेशन यानी कि इसका अल्पीकरण कैसे हो सकता है, और फिर इट्स फ्यूचर, आपका भविष्य क्या है यहाँ पर, और अंत में कॉन्क्लूजन, और आप अंत होते होते आप पहुंचेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। और आज का वीडियो मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं और क्यों ये महत्वपूर्ण है, आपके मन में विचार आ रहा होगा। ये चुनावी समर चल रहा है, ये चुनावों का दौर चल रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में चुनाव प्रारंभ होने वाले हैं, और उससे पहले मैं क्यों ऐसा एक विषय लेकर आया हूं। इस पूरे विषय को, पूरे वीडियो को देखने के बाद ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे कि हमारे देश में कैसे आज टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट प्रभावी होता जा रहा है। ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। आप यहां पर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं यहां पर तकनीकी शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, मैं यहां पर तकनीकी विकास का विरोधी नहीं हूं। तकनीकी विकास हो, लेकिन हमारे श्रम को, हमारे रोजगार को नष्ट ना करें, हमें रोजगार भी मिलता रहे, तकनीकी विकास भी होता रहे। हमारी पहल ऐसी होनी चाहिए जो समाज में सामंजस्य बना रहे, क्योंकि मानव से ऊपर, मानव समुदाय से ऊपर कोई भी नहीं है। जब मानव जीविका पर आघात होगा तो मानव में आक्रोश उत्पन्न होगा, रोष उत्पन्न होगा। और अब सब जानते हैं
कि जब मानव में आक्रोश होगा तब तक क्रांतियां, विद्रोह जन्म लेते हैं। तो समाज के अंदर कैसे इस तकनीकी अनएम्प्लॉयमेंट ने, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ने समाज को किस कदर प्रभावित किया है, मैं इस परिचय में आपको बहुत आसान भाषा में आज बात करने वाला हूं। इसकी जो परिभाषा है बहुत तेजी से बता देता हूं सामान्य वर्डों में, कि तकनीकी बेरोजगारी वह बेरोजगार है जो तकनीकी परिवर्तनों कारण, जैसे श्रम की बचत वाली मशीनों का परिचय या आधुनिक कुशल प्रक्रिया जो मानव भूमिका को कम करती है। यह बेरोजगारी उन नौकरियों के नुकसान का कारण बनती है जो पहले मानव द्वारा की जाती थी और अब उन्हें मशीनों या सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। इसको मैं अगर आसान भाषा में कहूं आपसे तो मैं कह सकता हूं ये तकनीकी बेरोजगारी कहीं ना कहीं संरचनात्मक बेरोजगारी का ही एक रूप है, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे समाज में उद्योगों में संरचना में परिवर्तन आता है, श्रमिकों की भूमिका में भी क्रम से परिवर्तन आता है। आपने कई तरह की बेरोजगारी देखी होंगी समाज में। शिक्षित बेरोजगारी, उसे आप एजुकेशन वाली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल बेरोजगारी, यानी कि आप जानते हैं उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसे डिस्गस्ट बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारी बेरोजगारी आपने पढ़ी होंगी। उन्हीं बेरोजगारी में अगर मैं इस बेरोजगारी की तुलना यदि करूं तो इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी से साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। आज ये बेरोजगारी कैसे मानव श्रम को निगलती जा रही है। और आप जानते होंगे कि आज मशीनों ने कैसे बड़े पैमाने पर हमारे श्रम को निगल लिया है, हमारे श्रम को ग्रसित कर लिया है। ये आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, जहां एक बड़े पैमाने पर मानव समुदाय के लोग काम किया करते थे, आज मशीन और सॉफ्टवेयर की सहायता से उस काम को आसानी से कर लिया करते हैं। ये बहुत एक सरल शब्दों में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक पहलू है। आपको इसके कॉजेज में अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे आपके कारणों पर, तो पहला आपको बिंदु है ये ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन। आप जानते हैं तकनीकी का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। एक समय हुआ करता था जब बड़े पैमाने पर हमारे देश में, पूरी दुनिया में मानव श्रम की महत्ता को आगे रखा जाता था। मानव रिसोर्सेज भी बड़े पैमाने पर होते थे। लेकिन जब से ऑटोमेटिक और रोबोटिक्स की दुनिया आई है, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर समाज के ढांचे को, समाज के ताने बाने को बिल्कुल बदल के रख दिया है। और आप देख सकते हैं कि इस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के चलते चीन जैसे राष्ट्रों में, जापान जैसे राष्ट्रों में आपने तमाम रेस्तरां देखे होंगे, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, वहां बड़े पैमाने पर ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि रोबोटिक्स की सहायता से हमारे यहाँ पर घरों पर भी, ऑफिस में भी, कहीं आप चले जाइए वहां बड़े पैमाने पर आपको रोबो मिल जाएंगे। और वो रोबो सारे काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे मानव सामान्य तरीके से किया करते थे। घर में घुस रहे हैं, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ऐसे संबोधनों से वो हमें कहीं ना कहीं साथ में जोड़े रखते हैं। लेकिन ये जो मानवीय संवेदनाएं हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इनसे मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है? क्योंकि मानवीय संवेदनाएं मशीनों में कभी नहीं आ सकती। और आप जानते हैं इस बात को, इस चीन और जापान जैसे राष्ट्र इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, यानी कि जो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ मशीनें हैं और रोबोट की दुनिया है, इसने बहुत बड़े पैमाने पर इस बेरोजगारी को जन्म दिया है। इसका दूसरा उदाहरण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये किसी छुपा हुआ नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज बहुत अधिक समाज में बड़े पैमाने पर घर कर गई है। हर जगह पर अगर बात की जाएगी तो वह एआई से बात की जा रही है। इसका मतलब होता है, आपने एक बहुत तेजी से आपने सुना होगा चैट जीपीटी। वो किसी भी प्रकार के ढांचे को बस आपको बताना है, आपको कोई ऐसे निबंध चाहिए या आपको कोई भी कार्य करना है, आप इसके सामने रख दीजिए उस बात को। वो सारी चीजें पलक झपकते ही आपके जो भी आपका डिजिटल गैजेट है वहां सामने छप जाया करती हैं। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आपने देखा होगा एक चैनल आता आज तक, उस चैनल पर मौसम की जानकारी पहले एक व्यक्ति दिया करता था, लेकिन अभी आपने देखा होगा वहां पर कि वहां पर एक रोबोट मौसम की जानकारी, यानी कि जो मौसम विशेष है, सीजन कैसा चल रहा है, हमारा वेदर कैसा है, वहां पर साना नाम की एक लड़की है, मैं पुनः बोल रहा हूं, एक साना नाम की लड़की है, जो लड़की नहीं है, वो एक रोबोट है। और वो वहां पर जाके आपको वेदर की जानकारी दे रहा है। क्या ये मानव श्रम का, क्या मानव वो नौकरी को नहीं खा जा रहा है हमारी? ये एक बड़ा प्रश्न है
जो मुंह बाएं खड़ा हुआ है, यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर हमारी बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। इस क्रम में वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग, जैसा आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग का जमाना है। हर विकसित राष्ट्र अपने लिए सस्ता श्रम चाह रहा है। हर विकसित राष्ट्र चाहता है कि श्रम को, लेबर को वहां ट्रांसफर किया जाए जहां पर हमें आसानी से सस्ता श्रम मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ राष्ट्र हैं, आपके अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ एशिया महाद्वीप कुछ राष्ट्र हैं, वे राष्ट्र जहां पर आसानी से सस्ता श्रम मिल जाता है, वो अपने आप को आउटसोर्स कर लेते हैं और वहीं पर अपनी फैक्ट्रियों को, कंपनियों को स्थापित कर देते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये किसके दम पर है? मशीनों के दम पर है। मशीनों के बल पर वो अपनी उद्यमता को बढ़ाना चाहते हैं और अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं। इसका लाभ एक वर्ग विशेष को होगा, आम लोगों को इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो वैश्वीकरण है, क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है पूरी दुनिया एक जाल के अंदर आ गई है। हम वैश्वीकरण को गांव से तुलना करते हैं, जैसे गांव में एक दूसरे का लोगों से परिचय होता है, आज पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है। इसे ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया है। आउटसोर्सिंग का मतलब ही होता है हर कोई उद्यमता, हर कोई इंडस्ट्री वहां अपने आप को स्थापित करना चाहती है जहां एक सस्ता श्रम मिल जाता है, लेकिन वो सस्ता श्रम भी मशीनों के माध्यम से वहां पर किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको शिक्षा और कौशल की कमी, आप जानते हैं शिक्षा और कौशल ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तकनीकी शिक्षा आज कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगार बना रही है। आपके इसलिए बना रही है क्योंकि इस शिक्षा के माध्यम से वही लोग कार्य कर पा रहे हैं जो पहले से वेल इंटेलेक्चुअल है, पहले से बौद्धिक हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए इस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो या अन्य प्रकार की एजुकेशन हो। आप देख रहे हैं कौशल की कमी, आज बहुत बड़े पैमाने पर कौशल की युवाओं में हमारी कमी देखी गई है। अगर आप स्किलनेस हैं, आपके अंदर कौशलता भरी पड़ी है, तो आप अपना स्थान बना सकते हो। आपको मालूम है आज भी हमारे यहाँ परंपरागत शिक्षा को महत्व दिया गया, ट्रेडिशनल एजुकेशन हमारे यहाँ बड़े पैमाने बनी हुई है। आज भी जानते हैं सिंपल तौर पर लोग इंटर कर रहे हैं, 12 कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन में सिंपल सब्जेक्ट ले लिया आपने, तकनीकी शिक्षा में वहां नहीं ध्यान है। तो वो तकनीकी शिक्षा हर किसी को नहीं मिली है, तो वो हमारे एक सीट को, हमारे रोजगार को खा जा रही है। और कई बार तो हमने देखा भी है कि कई लोगों ने बड़े बड़े पैमाने पर बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया और फिर करने के बाद उन्होंने उस शिक्षा को वहां से छोड़ा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो मानव खुद एक मशीन बन चुका है, वो मशीन की तरह काम कर रहा है, अपनी लाइफ को मशीन की तरह जी रहा है, क्योंकि हजारों काम वो अकेला कर रहा है, लेकिन वो आत्मिक संतुष्ट नहीं है। इस पर मैं चर्चा आपसे बाद में करूंगा। पहले कारण बता रहा हूं कैसे शिक्षा और कौशल की कमी भी हमारी इस टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक चक्र, जैसा आप जानते हैं जो रिसेशन होता है, आर्थिक मंदी का दौर होता है, आप जानते हैं आर्थिक मंदी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा नुकसान लाती है, क्योंकि बाहर से हमें लोगों को लगता है संपन्नता है, लेकिन जब लोगों पर रोजगार नहीं होगा तो वो लोग आर्थिक मंदी की चपेट में आएंगे और वो चक्र, इकोनॉमिक साइकिल है जो आपके मंदी की, वो एकदम बनी रहेगी, बार बार घूमती रहेगी। क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो वो लोग रोजगार ना पाने के चक्कर में कहीं गलत रास्तों में निकल पड़ते हैं, क्योंकि जहां अभाव है वहां अपराध है, अभाव में ही अपराध होता है। अगर संपन्नता होगी तो अपराध भी नहीं होगा, और अभाव होगा तो अपराध होगा। और आर्थिक मंदी तभी आती है जब लोगों को रोजगार नहीं होता। मैं अगर साधारण वर्ड में कह दूं, जब लोगों की परचेजिंग पावर, लोग क्रय शक्ति गायब हो जाती है, तो लोग आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाया करते हैं। बाजार में सामान है लेकिन उसके खरीदार नहीं है, चीजें बिना बिके रह जाती हैं, इसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं। लेकिन आर्थिक मंदी के पीछे जो बड़ा कारण है वो है लोगों की पर कैपिटा इनकम का कमजोर होना, लोगों की क्रय शक्ति का, परचेजिंग पावर का कमजोर हो जाना ही। और आप जानते हैं लोगों की परचेजिंग पावर कब होती है? जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, तो वो परचेजिंग पावर नहीं, चीजें बाजार में सस्ती भी मिल रही हैं, बड़े पैमाने पर चीजें हैं भी समाज में, तब भी वो व्यक्ति खरीदारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्रय शक्ति की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, वो कमजोर हो चुकी है। और उसके पीछे कारण है उसकी पर कैपिटा इनकम का ना होना, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि तकनीकी शिक्षा के, तकनीकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना ज्यादा हो गया, मशीनें इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है हमारे ऊपर, तो वो कई हजार लोगों काम को अकेले कर रही हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं आपके कि जहां व्यक्ति स्वयं से काम कर ले रहा है। और मैं अभी चर्चा से आगे अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इस तकनीकी अनएम्प्लॉयमेंट ने कैसे घर कर लिया है।
तकनीकी प्रगति इतनी ज्यादा हो चुकी है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, इसके चलते बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार को दावत मिल चुकी है आपके, क्योंकि आज हजारों हजार लोगों का काम आपके कुछ मशीनें कर ले रही हैं, सॉफ्टवेयर कर ले रहे हैं आपके। आप देखते होंगे हमारे यहाँ कुछ मुंशी हुआ करते थे, हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यापार वर्ग के लोगों के यहाँ पर कुछ ऑडिट करने वाले लोग होते थे। आज उन काम को एआई की सहायता से एक कंप्यूटर बैठा के एक व्यक्ति आसानी से कितने लोगों काम कर लिया करता है। तो इससे जहां 20 या 30 लोग काम किया करते थे, आज एक सॉफ्टवेयर बैठा हुआ आदमी उस काम को शाम तक कर देता है और जल्दी कर देता है आपके। तो जो काम 10 लोग कर रहे थे, आज उसे एक आदमी कर रहा है, तो 9 लोगों को काम कहां से मिलेगा। तो ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है हमारे लिए। इसके अलावा आज हर क्षेत्र में आप कहीं चले जाइए, संचार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल में चले जाइए, बीमा क्षेत्र में चले जाइए, बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए। पहले बहुत बड़े पैमाने पर लोग सामुदायिक तौर पर कम्युनिटी बना करके कार्य किया करते थे। आज जेसीबी की, आपने नाम सुना है, जेसीबी मशीन के आने से जहां पहले 10 मजदूर काम करते थे, आज वहीं एक जेसीबी अकेले काम कर देती है और बहुत जल्दी काम कर देती है। तो आपको मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी काम हो जा रहा है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि जनसंख्या के आधिक्य से, बढ़ती हुई जनसंख्या से, जहां एक और लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, वहां एक आदमी को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि सबकी हैसियत जेसीबी या मशीन खरीदने की नहीं है और हर व्यक्ति कंप्यूटर या जेसीबी चलाना नहीं जानता है। अगर जिस पर धन है तो वो लोग खरीद सकते हैं और वो अपने लिए रोजगार बना सकते हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो समाज का बड़ा वर्ग है, जो आपके आम जन है, वो तो उससे वंचित रह जाएगा। तो ये तकनीकी प्रगति कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट का कारक बनी है। अब मैं बताऊंगा आपको इसी पथ में, इसी वीडियो में, कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो चेंजेस क्या है, वो परिवर्तन क्या है? आप जानते हैं, जब कभी लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, जब कभी लोग बेरोजगार होंगे, तो वो अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। चाहे वो कोई त्योहार का अवसर हो, चाहे वो कोई उत्सव का अवसर हो, जब तक समाज के हर व्यक्ति बाजार में नहीं पहुंचेगा तो बाजार में खरीदारी नहीं होगी। और बाजार में कौन पहुंचेगा? जिसकी जेब में धन होगा, जिसकी जेब में पैसा होगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बाजार में जाकर के अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते। और जब आम जनता, समाज का बड़ा वर्ग बाजार में नहीं जाएगा तो उससे अर्थव्यवस्था हमारी चौपट होगी। और आप जानते हैं, जितने राष्ट्र आर्थिक मंदी की चपेट में आते हैं, वो तभी आते हैं कि चीजें बन रही होती हैं, बाजार में डेवलपमेंट हो रहा होता है, उद्योग चल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे होते हैं। और खरीदार न मिलने के कारण है क्योंकि उनके पास बेरोजगारी है, उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो कमजोर हो चली है, इसलिए वो बाजार की तरफ नहीं झांकते हैं। इससे हमारी जीडीपी कमजोर होती है, इससे हमारा जो वैश्विक तौर पर जो हमारी मानक है वो कमजोर होते हैं। और जब रेटिंग कमजोर होती है तो बाहर से हमें निवेश भी नहीं मिलता है, क्योंकि निवेश भी तब मिलेगा जब उस राष्ट्र का जीडीपी मजबूत होता है। जीडीपी मतलब मेरा यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, ये सकल घरेलू उत्पाद है। आप सब लोग जानते होंगे, किसी भी राष्ट्र का जीडीपी तभी डेवलप करता है जब उस राष्ट्र में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को काम मिलता है। वो काम के मानक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों को काम मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा प्रभाव है समाज में प्रभाव। आप जानते हैं कि जब तकनीकी बेरोजगारी होगी, किसी प्रकार की बेरोजगारी, मैंने कहा पहले ही, तकनीकी बेरोजगारी तुलना हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से कर सकते हैं। आप जानते हैं, समाज लोगों से मिलकर बना है। मैंने पहले ही बताया कि समाज के अंदर व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। जिस समाज में लोग नहीं होते हैं, वो एकदम आपका बैरन क्षेत्र होता है, वो खाली क्षेत्र होता है। और समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में मनुष्य तभी रह सकता है जब उसके पास आय के स्रोत होंगे और सक्षम स्रोत होंगे। तो इसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति बेरोजगार होगा तो वो बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा। और नीचे लिखा है मैंने, इसका इंडिविजुअल भी, प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति की जेब में जब पैसा नहीं होता है तो वो डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाता है। वो आपके अनिश्चित काल के लिए ऐसा चला जाता है, डूब जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। अवसाद को डिप्रेशन कहते हैं। इसलिए व्यक्ति के पास
धन का होना जरूरी है। और वो कहाँ से आएगा? रोजगार से आएगा। और उसको बेरोजगार बनाने में जो बड़ी भूमिका है वो हमारे सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स या जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर मशीनीकरण से, उसने लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। और आप देख रहे होंगे बैठे बैठे लोग आज बहुत बड़े पैमाने पर आप ऐसे कार्य कर ले रहे हैं, उनमें एक कंप्यूटर को हैक करना भी शामिल है, क्योंकि ये अपराध का दूसरा नाम है। और ये तब होता है जब व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। लेकिन तकनीकी का लोगों ने मिसयूज भी किया है, और मैं जैसे आपसे बात करूंगा इसके बाद में इसी वीडियो में एक अन्य विषय पर यहाँ पर एक केस स्टडी हुई है, अध्ययन हुआ है। ये आमतौर पर उन श्रमिकों के लिए है जिनकी नौकरियां नई तकनीकों के कारण अप्रचलित हो जाती हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह श्रमिकों को उनकी आजीविका से वंचित कर देती है। उन्हें नए कौशल सीखने की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं एम्प्लॉयमेंट से, मैंने पहले कहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पहले से लोग जुड़े हुए हैं, वो नए कौशल को, नई स्किल को जल्दी से नहीं सीख सकते हैं। वो पहले से जो जुड़े हुए हैं, आज हमारा विद्यार्थी एजुकेटेड आ रहा है, एडवांस आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहा है। जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें एम्प्लॉयमेंट से दूर कर दिया जाएगा या उन्हें ऑफिस से, कारखानों से निकाल दिया जाएगा? अगर उन्हें निकाला जाता है, उनके साथ नए लोगों को लाया जाता है, तो जो पहले से वर्क कर रहे हैं आखिर वो कहां जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न मुंह बाएं खड़ा हुआ है। इसलिए आपको गौर करना पड़ेगा कि ये बेरोजगारी, उन्हें नए कौशल सीखने के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि नया कौशल होगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, और इतनी शीघ्रता से ये पॉसिबल नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा यहाँ पर, जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ देखेंगे आप लोग, जो खुदरा क्षेत्र में आखिर जो हमारे यहाँ पर जो रिटेल सेक्टर है, इस रिटेल सेक्टर में कैसे टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी आई है, कैसे इसको प्रभावित किया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा एक सेक्टर है, ऐसे हम कहते हैं आपके खुदरा क्षेत्र कहते हैं। खुदरा क्षेत्र का मतलब होता है रिटेल सेक्टर। आपके रिटेल भी प्रभावित होता है, होलसेल भी प्रभावित होता है। यहाँ देखेंगे आपके स्वयं सेवा चेकआउट करना, ये कैशियर लेस स्टोर आगमन ने कैशियर और बिक्री सहायकों की नौकरियों को प्रभावित किया है। इस तकनीकी परिवर्तन ने उन श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया है जो पारंपरिक रूप से इन कार्यों में लगे रहते थे। बहुत सीधा सा उदाहरण है, ये केस स्टडी में सामने आया है। आपने देखा होगा पहले एक कैशियर हुआ करता था जो कैश को, नकदी को गिना करता था, लेकिन इस तकनीकी बेरोजगारी का बहुत बढ़िया उदाहरण आपके, आज किसी भी कैशियर की किसी भी स्टोर पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वहां जाएंगे, आप अपना आप किसी भी अपना जो कार्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं सीधे, या आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं और सीधा डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो जो हमारे कैशियर होते थे, वो उन्हें रोजगार मिला होता था, वो पैसे गिनती क्या करते थे, हिसाब किताब दिया करते थे। तो ये एक बेरोजगार यहाँ पे बड़े पैमाने पर हुए हमारी मशीनों को चलते। दूसरा आपका विनिर्माण क्षेत्र में, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक बताया मैं रिटेल सेक्टर में, और दूसरा उदाहरण लिया मैंने आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। विनिर्माण क्षेत्र में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक मशीनों ने उन श्रमिकों की जगह ली है जो पहले मैनुअल रूप से उत्पादन करते थे। इससे उन श्रमिकों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी है जिनके पास उच्च तकनीकी कौशल नहीं है। ये आप ध्यान देंगे, यहां पर उच्च तकनीक मतलब होता है जिनके पास हाई फाई टेक्नोलॉजी, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी डिग्रियां नहीं है, तो उन लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। आपको जानना चाहिए इस रोबोटिक्स और ऑटोमेटिक मशीन की दुनिया ने पूरे समाज में बड़ा परिवर्तन ला दिया है। समाज आज बहुत अधिक प्रैक्टिकल हो चुका है। ये ट्रेडिशनल जो लोग कार्य किया करते थे, उन्हें मैनुअली जो कार्य किया करते थे, आज मैनुअल की, आज ट्रेडिशनल कार्य में कोई जरूरत नहीं है। आज लोग बिल्कुल बी प्रैक्टिकल हो गए हैं, वो सारे कामों को मशीन से और जल्दी करना चाहते हैं। और आप पहले जानते हैं जब कोई इस तरह जुड़ता है तो ऐसे श्रमिकों की जो कम शिक्षित हैं, जो कम व्यवहारिक हैं, उनकी यहां समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति समाज के हिस्सा हैं, जिनसे हमारा समाज बना है, व्यक्ति के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता, आज उन्हीं लोगों को समाज से वंचित होना पड़ता है, समाज से हाथ धोना पड़ता है। और ये जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो उच्च कौशल से युक्त हैं, आज उन्हें कमजोर दृष्टि से देखते हैं, उन्हें दयनीय माना जाता है, उन्हें मिजरेबल यानी कि पिटेबल माना जाता है। उनकी स्थिति कमजोर है क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आप देखेंगे इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, मैं जो चर्चा कर रहा हूं आपसे, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। आपको लग रहा होगा कि क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पे हावी हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। इसलिए आज इस वीडियो में इस पहलू को मैंने उठाया आपके बीच में। भारत में तकनीकी बेरोजगारी हमारे यहाँ किस कदर प्रभावित हो रही है, हम देश दुनिया की बात कर रहे थे अभी, तो यहाँ देखेंगे आप भारत में तकनीकी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण शिक्षा और कौशल विकास की कमी है। आप जानते हैं हमारे यहाँ आज भी जो 2011 में सेंसस हुआ उसके अनुसार शिक्षा है वो 74.04%। अगर मैं समझाने के लिए कह दूं तो हमारे यहाँ लगभग 75% जो लोग हैं वो एजुकेटेड है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना की बात कर लो तो उसके आधार पर 75% लोग हमारे यहाँ शिक्षित हैं। और कौशल की बात करना तो बेईमानी है, क्योंकि स्किल तो है ही नहीं, क्योंकि लोगों को इस यहां तक पहुंचने के लिए मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि शुरू से उनका बेस आज भी बहुत कमजोर है। और मैंने कई वीडियो में कहा है, जो बेस नहीं है जिसका, वो रेस में नहीं है। जिसका बेस क्लियर है उसकी रेस क्लियर है, और जिसका बेस नहीं है तो वो रेस में शामिल ही नहीं है। तो कौशल विकास शुरू से ही नहीं हुआ है, इसलिए वो विद्यार्थी हमारे रेस में पहले से ही नहीं है आपके। और जिनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है वो रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर अनेक श्रमिकों के पास कौशल नहीं है जो आधुनिक तकनीकी नौकरियों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर इतना कम है कि नए कौशल सिखाना भी कठिन है। मैंने जैसे कहा हमारे यहाँ आज भी जो कॉमर्शियल एजुकेशन है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, आज भी उनका स्तर बहुत अधिक अच्छा नहीं है। आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाइए जो सरकारी हैं, यहाँ मेरा बहुत बड़ा एक प्रश्न भी है आपसे लिए, और ये प्रश्न खड़ा भी हुआ है, प्राइवेट संस्थानों को छोड़ दिया जाए, आप सरकारी संस्थानों में जाइए, उनकी हालत बहुत अधिक अच्छी नहीं है। छतें नहीं है, टीचर नहीं है, बच्चे कई बार जाते ही नहीं वहां पर, पहुंचते भी हैं तो मशीनों का अभाव है, मशीनें हैं तो खराब पड़ी हुई हैं। यानी ये समस्या इतनी गंभीर है जो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये प्रश्न इतना ज्वलंत बन चुका है कि आज विद्यार्थियों के जहन में आते ही एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है कि आखिर हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारा भविष्य कहां जा रहा है। आपके अभी आपने देखा यूपी पुलिस की भर्ती हुई, 50 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा, लगभग 50,000 पोस्टें आपके, उन पोस्टों के लिए इतने बड़े पैमाने मारामारी भी थी, और वहां भी अगर वो पेपर आउट हो गया तो वो विद्यार्थी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। ऊपर से ये कौशल विकास की कमी, क्योंकि हमें बचपन से ही उस तरह कौशल नहीं मिला जिससे हम अपनी योग्यता को सिद्ध कर पाते। तो आज प्रश्न वही खड़ा हुआ है कि आखिर इस कौशल विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो यहाँ देखेंगे कि इसका अल्पीकरण अर्थात इसमें कमी कैसे ला सकते हैं, ये जो मिटिगेशन है कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षा और कौशल विकास इन दोनों में सामंजस्य लाना होगा, यानी अगर हमें कमी लानी है हमें आपको, तो उस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी, उस प्रकार के उद्यम, उस प्रकार की इंडस्ट्री पैदा करनी पड़ेगी, दोनों में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ताकि दोनों साथ साथ सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्ट होकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकें। हमें आज उस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है जिससे बच्चे हमारे अपने आप को उसमें सामंजस्य यानी कि अपने आप को बिठा सकें। दूसरा, उद्योग शिक्षा साझेदारी, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे वो उद्योग अपने आप को उस शिक्षा से जोड़ सके। यानी बच्चों को प्रारंभ से ही हमें उस प्रकार की शिक्षा देनी होगी जिससे वो अपने आप को उन क्षेत्रों से जोड़ सके। और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो, लोग चाहे तो, जब तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रही है आपको, उन्हें बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं उनको, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, बीमा की व्यवस्था, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को सामाजिक सुरक्षा में उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आपको खाएगा, ये नष्ट करेगा आपको, क्योंकि व्यक्ति के लिए समाज में सामाजिक सुरक्षा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति अपने आप को सोशल स्तर पर अगर सेफ महसूस नहीं करेगा तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कहते हैं, चाहे उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं हो, बीमा क्षेत्र हो, हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, ये सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। अगर वो सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे
तो ये लोग टूट जाएंगे आपके। तो इसका अल्पीकरण संभव है अगर इनको इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये इसी क्रम में आप देखेंगे यहां से कि जो इसका फ्यूचर क्या है, आखिर इसका भविष्य क्या है। तो आप सामने दिखा रहे हैं कि नई तकनीकों का आगमन, ये यहां पर इसके पॉजिटिव पहलू हैं किसके, टेक्नोलॉजी के। यानी टेक्नोलॉजी जरूरी है हमारे लिए, और कैसे इससे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा आपके कि दोनों में सामंजस्य कहां जरूरी है। ठीक है, इसका पॉजिटिव पहलू है कि इससे नई तकनीकों का आगमन हुआ, यानी कि मशीनों के आने से, सॉफ्टवेयर के आने से, रोबोटिक्स से आने से, ऑटोमेशन के आने से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नई नई तकनीकों का आगमन हुआ है। जो पहले हम सोचा करते थे, क्या कभी किसी ने सोचा था कि किसी लाइव बात हो सकती है? आज हम वीडियो पर लाइव बात कर लिया करते हैं, कहीं कोई देश दुनिया में बैठा हो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई दूर बैठा हुआ है। यानी संबंध इतने हमारे नजदीक और घनिष्ठ बन चुके हैं कि पलक झपकते ही हम अपनों से बात कर लिया करते हैं। आप सेकंडों में पलक झपकते ही सारे काम हो जाया करते हैं। किसी भी जमाने कोई मूवी हो, नाटक हो, क्रियाकलाप हो, एक्टिविटी हो, पलक झपकते ही आप अपने यूट्यूब पर जाइए, अपने इंस्टाग्राम पर जाइए, फेसबुक से जाइए, तमाम लोगों जुड़ जाया करते हैं। ये तकनीकी का विकास नहीं है तो क्या है? ये तकनीकी विकास है जो हमें आगे बढ़ा रहा है। कौशल विकास, आप जानते हैं कि इससे हमारे यहां पर स्किल डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि तकनीकी आई है तो लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप को आज प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहता है, आज वो ट्रेडिशनल लाइफ को छोड़ना चाहता है, परंपरागत उद्यमता को वो त्यागना चाहता है और वो तकनीकी के युग में रह करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है आपको बहुत बड़े पैमाने पर, आज मशीनों के आने से, तकनीकी शिक्षा के आने से आज शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर, आज लाइव आपके टेलीकास्ट, ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे मिल जा रही हैं। जिनकी पहुंच शिक्षण संस्थानों तक नहीं थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन लोगों को आज आसानी से वो शिक्षा घर बैठे मिल पा रही है जो उन्हें कहीं आपको बड़े शहरों में नहीं मिल पाती। आज घर बैठे आपको बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, आपको बड़े बड़े मैथमेटिशियन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जितने भी बड़े बड़े आपके प्रोफेसर हैं, उनकी सेवाएं आपको चंद कुछ पैसों में ऑनलाइन मिल जाया करती हैं। ये तकनीकी का प्रभाव रहा है यहां से। इसके अलावा उद्यमता को प्रोत्साहन, यानी इंडस्ट्री हमारे यहाँ बड़े पैमाने बढ़ी है और आधुनिकीकरण इसका हुआ है। आप जानते हैं उद्योगों में तकनीकी के आने से 4 चांद लग गए हैं और आज मानव चांद तक की यात्रा कर रहा है। उसके पीछे तकनीकी ही है। नहीं, भारत जैसा राष्ट्र जो कभी साइकिल से हमने अपनी यात्रा शुरू की, इसरो के माध्यम से हमने मिसाइलों की, आज हम चांद की यात्रा कर रहे हैं, मंगल की यात्रा कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उद्यमता है हमारी। उद्यमता नहीं होती तो हम आगे मूव नहीं कर पाते। आज भारत विकास इसलिए कर रहा है, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए बन सका है क्योंकि भारत में उद्यमता को प्रोत्साहन मिला है। फ्लेक्सिबल और दूरस्थ काम, यानी कि इतनी नरमी आई है। फ्लेक्सिबल माने होता है लचीलापन, तकनीकी के आने से फ्लेक्सिबिलिटी आई है। और दूरस्थ काम यानी कि दूर तक डिस्टेंस वर्क करने में हम सफल हो पाए। आपने देखा कोरोना काल में जब पूरा दुनिया प्रभावित थी, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, तो लोग घर बैठे वर्क फ्रॉम होम, लोग घर बैठकर भी सारे कामों कर पा रहे थे। जबकि कोविड जैसी एक ऐसी महामारी, जैसे पैंडेमिक घोषित कर दिया WHO द्वारा, उस महामारी में भी हमारे काम नहीं रुके। अगर हमारे पास तकनीकी शिक्षा नहीं होती तो शायद हमने उस जमाने में या कोविड-19 के दौर में अपने कामों को सुलभ तरीके से नहीं कर पाते। वो तकनीकी शिक्षा ही है जिसने यहाँ पर डेवलप किया। सामाजिक सुरक्षा ये हमें मिली है आपके इस तकनीकी ज्ञान से, यानी सोशल स्तर पर जो सिक्योरिटी हमें मिली है उसको बहुत ज्यादा हमें इसका श्रेय आपके इस तकनीकी शिक्षा को जाता है। इसके अलावा जीवन भर सीखने की तकनीकी, इसको आप देखेंगे ये जो संस्कृति है, जो कल्चर है, आप जानते हैं मनुष्य का स्वभाव जीवन भर अपने आप को सीखने का होता है। जो मानव सीखना नहीं चाहता, जो मानव आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो अवरुद्ध हो जाएगा। आप जानते हैं जीवन भर व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए क्योंकि सीखना ही जीवन की एक कला है। और जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया वो व्यक्ति मृत प्राय है, वो मरने के समान है। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप अपने आप को आगे पाओगे, और जो आपने सीखना बंद कर दिया तो अपने आप को मृत प्राय मान लेना, यानी कि आप मरने के समान है। भले ही आप श्वासों से जीते रहें लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तकनीकी है जो हमें उद्यमता प्रदान करती है, ये तकनीकी है
जो हमें आगे बढ़ने का मौका प्रदान करती है, हमें आगे आने का अवसर प्रदान करती है। कितने लोगों को आपने देखा होगा, पहले कितने लोग सिंगर बन पाते थे, आज तमाम लोगों ने यूट्यूब फेसबुक पर अपने गाने गा करके अपना लोहा मनवाया है। ये तकनीकी शिक्षा का प्रभाव रहा है, तकनीक ज्ञान का प्रभाव रहा है। आपने तमाम उदाहरण देखे होंगे, जो कुछ नहीं थे वो हल्के फुल्के गाने गा रहे हैं और ऐसे ऐसे म्यूजिशियन की नजर में आ गए कि आज बड़े प्लेटफॉर्म पर वो अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। आपके पढ़ाई के क्षेत्र में कई सारे ऐसे चैनल्स थे जो अब से कुछ दिन पहले उनका नामो निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उभार करके अपनी एक अलग स्थान, अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके पीछे तकनीकी शिक्षा ही है। तो ये संस्कृति है, कल्चर है, ये वो है जो मैं सीख करके हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जीवन भर में आगे सीखना चाहिए। यहां पर मैं आपके आऊंगा, आखिर इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है सारी बातों का। तो यहां आएंगे, ये तकनीकी बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आपके। इस पर हम कितनी बात करें हमारी बातें खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि विश्लेषण हमारा संक्षिप्त में है। ये जटिल समस्या है जिसका समाधान शिक्षा और कौशल विकास है। ये रहा, यानी कि अगर इसका समाधान कुछ हो सकता है तो वो एजुकेशन से और स्किल से होगा। दूसरी बात, यह न केवल श्रमिकों को नए अवसर प्रदान करेगा बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। यानी कि भले ही तकनीकी बेरोजगारी हमारे यहां बनी हुई है, लेकिन इसके बाद भी हम तकनीकी शिक्षा को हम हाशिए पर दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल और महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, श्रमिकों को नए अवसर उपलब्ध कराएगी और यहां से हमारे यहाँ आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। भले ही हमारे यहाँ पर आज इस टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे ऊपर हावी है, मशीनों ने बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो उद्योगों को नष्ट भी किया है, हमारे रोजगार को नष्ट भी किया है, लेकिन इसके बाद भी हम तकनीकी ज्ञान की श्रेष्ठता को, तकनीकी ज्ञान की महत्ता को नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि आज यही तकनीकी शिक्षा है, यही तकनीकी ज्ञान है, यही मशीनीकरण है जो वैश्वीकरण पर भारत को एक नया स्थान प्रदान कर रहा है। आप जानते होंगे, पूरी दुनिया में भारत ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया है। चाहे वो हमारी विप्रो हो, चाहे वो हमारी इन्फोसिस हो, चाहे वो हमारी टीसीएस हो, ये वही कंपनियां हैं जो दुनिया में अपना एक स्थान रखती हैं। आप जानते हैं, वही इन्फोसिस है जिसने सबसे पहले आपके अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम शेयर बाजार में लिस्टेड कराया। ये अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। आज भारत जैसे राष्ट्र के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो फोर्ब्स की सूची में जो आपको बिलियनियर्स की सूची बनाती है, उसमें हम अपना स्थान बना पा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं आज तकनीकी विकास ही है, जिसके बल पर भारत जैसा विकासशील राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को निभा पा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को स्थापित कर पा रहा है। इसलिए ये तो सत्य है कि हम तकनीकी शिक्षा के महत्व को नकार नहीं सकते। ये एजुकेशन के लिए, हमारे लिए तकनीकी एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए सामंजस्य का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव श्रम की महत्ता को हम नकार नहीं सकते हैं। आज जरूरी है कि इस तकनीक ज्ञान से उन लोगों को भी संजोया जाए, उन लोगों को भी जोड़ा जाए जो वंचित रह गए हैं, कुचले हुए लोग हैं, समाज से कटे लोग हैं, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। उनको भी तकनीकी कौशल, उनको भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए। वो समाज के आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र हो, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों, चाहे वो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे उच्च वर्ग हैं, हमारे यहाँ जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी तकनीकी ज्ञान मुहैया कराया जाए, उन्हें भी कौशल विकास उपलब्ध कराया जाए। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ये अनछुए और ऐसे अनसुने पहलू हैं जिनमें मैंने चर्चा करी है। ऐसा ही एक वीडियो, ऐसा ही एक अन्य किस्सा आपके लिए एक अन्य वीडियो में लेकर आऊंगा, और वो विषय मेरा जो रहेगा बहुत अलग है, अद्भुत है, आपके बिल्कुल न्यू टॉपिक है। आप जैसे देख पा रहे हैं, द एपिक टेल ऑफ सिविलाइजेशन डॉन टू डस्क, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि उदय और अस्त, यह किसका? सभ्यताओं का रोमांचक सफर। आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आपने सुना होगा सभ्यताएं कैसे जन्म लेती हैं, आखिर सभ्यताओं का जन्म हुआ तो उन सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ, तो पूरा सफरनामा मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताऊंगा कि सभ्यताएं कैसे जन्मी, दुनिया की जितनी सभ्यताएं उनका जन्म कैसे हुआ, और आखिर वो सभ्यताएं जन्मी तो उनका डिक्लाइन कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया। इस सारे विषय पर इसी चैनल पर मैं बात करूंगा आपसे, पढ़ाई की पंचायत पर, और यही अनसुने और अनकहे पहलू इन पर मैं बात करूंगा आपके। तब तक ये वीडियो बने रहिए।
अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोगों तक इसे शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। और ये टॉपिक दिखाया मैंने आपको, अपने अगले वीडियो में आपको इसी पहलू पर चर्चा करूंगा। और जो अन्य वीडियो हमारे संविधान के या अन्य जीएस के या क्वेश्चन के आंसर चल रहे हैं, वो लगातार जो के तो चलते रहेंगे। ये ज्वलंत विषय हैं जिनमें बीच बीच में आपसे चर्चा करता रहूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।